हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और हमारे चल रहा है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम हल करेंगे इसका पार्ट 8। 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने आवेशन की विधियों का अध्ययन किया है, आवेशों के प्रकार, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, विद्युत आवेश की परिभाषाएं आदि बेसिक जानकारी हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूल गुण। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास में है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। क्योंकि आवेश एक राशि है, तो राशियाँ दो प्रकार की होंगी, वेक्टर और स्केलर, सदिश राशि या अदिश राशि। तो आवेश जो है वह एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश को दर्शाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यह उसका एक मूल गुण होता है। नंबर 2, दूसरा जो इसका गुण होता है कि सजातीय प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। और इस गुण का अध्ययन हम आवेश के प्रकार के लिए जो प्रयोग किया था कि दो आवेशित कांच की छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, इसी प्रकार से दो आवेशित प्लास्टिक की छड़ों को नज़दीक लाया जाता है तो वो दोनों छड़ें भी एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो उनमें भी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यदि एक आवेशित कांच की छड़ और एक आवेशित प्लास्टिक की छड़ को नज़दीक लाया जाता है तो उन दोनों के मध्य आकर्षण होता था। तो इस प्रकार से उस प्रयोग से ये सारांश निकलता था कि सजातीय प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। और वहाँ से ही हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश होता है और प्लास्टिक की छड़ के ऊपर ऋणावेश होता है। अर्थात यदि धनावेश और धनावेश वाली वस्तु हो और ऋणावेश वाली वस्तु हो तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि एक ही प्रकार के आवेश हैं। इसी प्रकार से ऋणावेश के मध्य भी प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि यह भी एक ही प्रकार के आवेश हैं, अर्थात इनकी जो प्रकृति है वह सजातीय प्रकृति है, मतलब एक ही जाति के दोनों आवेश हैं। इसी प्रकार से यदि एक वस्तु धनावेशित हो और एक वस्तु ऋणावेशित हो तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, जो कि प्रयोग के द्वारा ज्ञात भी किया हुआ है। अर्थात विजातीय प्रकृति के जो आवेश हैं उन विजातीय प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। यह हो गया आवेशों का दूसरा गुणधर्म कि सजातीय प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट जो गुणधर्म आवेश के अंदर पाया जाता है वह होता है कि आवेश के मान पर, यानी आवेश की मात्रा पर जो वस्तु होगी उस वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं है। माना कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पे धनावेश है, यदि वह वस्तु स्थिर अवस्था में है तब स्थिर अवस्था में उस वस्तु का आवेश, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 कूलाम आवेश है और वस्तु स्थिर अवस्था में है। यदि वस्तु अब गतिमान अवस्था में होती है जिसके ऊपर की स्थिर अवस्था में आवेश की मात्रा थी 5 कूलाम, अब यदि वस्तु गतिमान होती है तब भी उस वस्तु पर आवेश की मात्रा 5 कूलाम ही रहेगी। तो चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो, आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि Q स्थिर अवस्था में और Q गतिमान अवस्था में, दोनों ही स्थितियों में आवेश की मात्रा एक दूसरे के समान होती है। और इस गुण को बोला जाता है आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो आवेश की निश्चरता के अनुसार
किसी वस्तु के आवेश की मात्रा स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था में समान होती है, अर्थात आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह गुण हो गया नंबर 3। नेक्स्ट जो गुणधर्म है उस गुणधर्म को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अब आपके पास कुछ जो गुणधर्म हैं उनमें से आपके बोर्ड की परीक्षा में कुछ क्वेश्चन हरदम आते रहते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। देखते हैं गुणधर्म नंबर 4। इसके अनुसार आवेशों की योज्यता का गुण, अर्थात आवेशों को जोड़ने का तरीका क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि जब हमारे पास में एक से अधिक आवेश मौजूद हों और फिर हमें यदि उन सभी आवेशों का टोटल मान निकालना हो तो किस गुणधर्म के द्वारा हम उनका टोटल मान ज्ञात कर सकते हैं, और जो जोड़ने का तरीका होगा वह कहलाएगा आवेशों की योज्यता। माना कि हमारे पास यह कोई निकाय है और इस निकाय में अनेक आवेश मौजूद हैं। यहाँ पर निकाय का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें अनेक आवेश मौजूद हों, अर्थात अनेक आवेशित वस्तुएं मौजूद हैं और वो सभी एक सिस्टम के अंतर्गत काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में स्कूल का जो बैग होता है उस बैग में पेंसिल भी होती है, बुक्स भी होते हैं, नोटबुक भी होती है, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे पढ़ाई करने का जो पूरा सामान जिस बैग में होता है, तो पढ़ाई करने के सभी वस्तुओं का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो इस पूरे बैग में सम्मिलित है। तो पूरे बैग को पढ़ाई के सामान का क्या बोला जाएगा, निकाय बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं, बिल्डिंग भी हैं, दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, तो वो पूरी स्कूल क्या है, निकाय है। और उस निकाय को चलाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सभी उसके अंदर सम्मिलित होती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अनेक वस्तुएं हैं जो आवेशित हैं, जो कि किसी प्रयोग के लिए काम में ली गई हैं। काम में आने वाली सभी वस्तुओं का जो ग्रुप बनेगा वो पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, एक निकाय कहलाएगा। तो फिर हम यह देखेंगे कि अलग अलग जो वस्तुएं ले रखी हैं उन सब का नेट आवेश अलग अलग होगा। तो उन सभी वस्तुओं का जो नेट आवेश होगा वह नेट आवेश ही उस निकाय का क्या कहलाएगा, नेट आवेश होगा। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर निकाय में Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, इसी प्रकार से Qn आवेश हैं। अर्थात Q1, Q2, Q3, Q4 Qn आवेशों से मिलकर एक निकाय बना हुआ है। अब ये जो आवेश यहाँ दे रखे हैं यह आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पूरे सिस्टम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से इस पूरे सिस्टम का क्या आवेश होगा वो निकालेंगे हम इसको योज्यता के सिद्धांत के अनुसार। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि आवेशों की योज्यता के अनुसार किसी निकाय पर या किसी निकाय का कुल आवेश यानी नेट आवेश, कुल आवेश का जो मान होगा, कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित यानी इसमें जितने भी आवेश हैं उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात टोटल आवेश जब हमें ज्ञात करना होगा तो इन सभी आवेशों का हमें बीजगणितीय योग करना है।
बीजगणितीय योग का मतलब है कि साधारण गणितीय जोड़ बाकी की तरह हमें उसका टोटल मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में भी संख्या है, माइनस में भी संख्या है, तो टोटल कैसे करेंगे? इन सभी संख्याओं को चिन्ह सहित यदि हम जोड़ देते हैं तो वही होगा उसका टोटल मान। तब हमारे पास में कुल आवेश, माना कि इस पूरे निकाय का कुल आवेश है Q, और Q का मान कितना होगा? Q1, Q2, Q3। तो कुल आवेश का मान होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, अर्थात जितने आवेश इसमें विद्यमान हैं जो कि अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, उन सभी आवेशों को यदि हम चिन्ह सहित जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात जो हमारे पास वैल्यू आएगी वह वैल्यू ही होगी उस निकाय का कुल आवेश की मात्रा। तो वह निकाय की कुल मात्रा जो है, हो सकता है कि वह नेगेटिव में प्राप्त हो सकता है पॉजिटिव प्राप्त हो सकता है कि इनका टोटल शून्य प्राप्त हो। तो उस आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि वह जो निकाय होगा फाइनली रूप से नेगेटिव हो सकता है, फाइनली रूप से पॉजिटिव हो सकता है, या विद्युत उदासीन भी हो सकता है। निकाय के अंदर वाले आवेश तो अलग अलग आवेश से आवेशित हैं, लेकिन टोटल निकाय यानी पूरी वस्तु वह कौन से आवेश से आवेशित होगी वो इसके द्वारा टोटल करके ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतया आप यह भी समझ सकते हैं कि जब अदिश राशियों का योग किया जाता है तो उसे हम बीजगणितीय योग बोलते हैं, अर्थात गणितीय प्रक्रिया के द्वारा साधारण जोड़ सकते हैं, यानी 5 + 3 = 8 कर सकते हैं। लेकिन यदि सदिश राशियों का योग किया जाता है तो उसे सदिश योग कहा जाता है, और सदिश राशियों को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जो 11वीं कक्षा में आपने अध्ययन किया था। त्रिभुज का सदिश योग नियम, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम, उन नियमों के द्वारा उन्हें जोड़ा जाएगा। देखते हैं एक उदाहरण लेकर। माना कि यह कोई निकाय है यानी पूरा सिस्टम है, और इस पूरे सिस्टम के अंदर जो जो आवेश काम में आ रहे थे उनकी मात्रा दे रखी है। जैसे मान लीजिए कि +2 माइक्रो कूलाम, दूसरा दे रखा है +3 माइक्रो कूलाम, नेक्स्ट दे रखा है 6 माइक्रो कूलाम, फिर दे रखा है -4 माइक्रो कूलाम, नेक्स्ट दे रखा है 7 माइक्रो कूलाम नेगेटिव में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आवेश दे रखे हैं, और ये पांचों आवेश मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर 5 आवेश हैं, वो सब अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इस पूरे वस्तु का टोटल आवेश कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जैसे अब कुल आवेश ज्ञात करना है तो हमारे पास मान लीजिए कि टोटल आवेश कितना है, Q है, और हम जानते हैं आवेशों की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार कि टोटल आवेश हमारा कैसे प्राप्त होगा, कि इन सभी आवेशों का हमें क्या ज्ञात करना है, बीजगणितीय योग ज्ञात करना है। अर्थात इन सभी आवेशों को चिन्ह सहित आप जोड़ दीजिए तो आपको कुल आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर मात्रा दे रखी है 2 + 3 + 6 + -4, तो माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, + -7। तो अब आपके माइनस बाहर आएगा तो प्लस को माइनस का बना देगा। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 2 + 3 + 6 -4 -7। तो अब आप इनको जोड़ और घटा लीजिए। प्लस वाली जितनी भी संख्याएं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, नेगेटिव वाली जितनी भी संख्याएं उनको एक साथ जोड़ लीजिए। तो 2 3 5 5 और 6 11, -4 और 7, माइनस के भी आपके होते हैं कितने, 11। टोटल मान हमारे पास में कितना आ गया, 0। यानी इस वस्तु का टोटल जो आवेश होगा वह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है।
अर्थात निकाय में अलग अलग आवेश मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे निकाय का टोटल आवेश कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अर्थात यह संपूर्ण निकाय जो है वह विद्युत उदासीन है। वस्तु में या निकाय में आवेश हैं लेकिन टोटल आवेश 0 है, तो संपूर्ण वस्तु जो है वह विद्युत उदासीन है। यदि हमारे पास यहाँ पर प्लस का आवेश बचता है तो हम ये कह सकते थे कि यह जो निकाय था वह धनावेशित था, और यदि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में संख्या बचती तो हम यह कह सकते थे कि यह जो पूरा निकाय है वह ऋणावेशित था। तो इस प्रकार से हम किसी निकाय या किसी वस्तु का टोटल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। पुनः जिसके अनुसार कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और इन्हें टोटल ज्ञात करने के लिए आप चिन्ह सहित जोड़ दीजिए तो आपको वस्तु या निकाय या सिस्टम का कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। यह हो गया आवेश का गुणधर्म नंबर 4। आवेश का नेक्स्ट गुणधर्म कि आवेश एक संरक्षित राशि है। 11वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है 11वीं कक्षा में। रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार क्या होता था कि जब किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बाह्य बल का मान 0 होता था, उस स्थिति में संवेग का जो मान होता था यानी पूरे निकाय का जो टोटल संवेग होता था वह नियत रहता था, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, अब ऊर्जा हमने 11वीं कक्षा में मैकेनिक्स का अध्ययन किया था, जिसमें हमारे पास ऊर्जा जो थी वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो टोटल होता था वह टोटल कहलाता था यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारे पास में ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यह था कि यांत्रिक ऊर्जा का जो मान होता है वह क्या होता था? नियत रहता था। कि जब भी कोई प्रक्रिया होती थी उस प्रक्रिया से पहले टोटल मान और प्रक्रिया के बाद भी टोटल मान बराबर होता है, तो उस मान को क्या कहते हैं? हम नियत मान कहते हैं। तो किसी प्रक्रिया से पूर्व उस राशि का मान और किसी प्रक्रिया के बाद उस राशि का मान यदि बराबर होता है तो ऐसी राशियों को हम संरक्षित राशि कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आवेश में यह गुण है कि वह एक संरक्षित राशि है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी निकाय का जो टोटल आवेश होगा वह टोटल आवेश प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के बाद बराबर होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है या संरक्षित रहता है या अचर रहता है। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार क्या कथन होगा कि किसी विलगित निकाय या वियुक्त निकाय आइसोलेटेड निकाय का कुल आवेश यानी नेट आवेश सदैव नियत रहता है। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो अब हमारे पास थोड़ा सा यह भी समझ लीजिए कि निकाय का अर्थ तो हमने समझ लिया है कि किसी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन आवेशों की आवश्यकता है उन सभी आवेशों का जो ग्रुप होगा या समूह होगा वह कहलाता है निकाय। लेकिन निकाय के आगे भी शब्द दे रखा है विलगित निकाय या वियुक्त निकाय। तो विलगित निकाय का अर्थ क्या होगा? तो विलगित निकाय का अर्थ होता है कि जो निकाय हमने ले रखा है उस निकाय पर किसी बाह्य वातावरण का यदि कोई प्रभाव नहीं होता है तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। उदाहरण समझिए कि जैसे 11वीं कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि जैसे यहाँ पर पानी से भरा हुआ कोई पात्र है और इस पात्र में यदि हम कोई गेंद लेते हैं और उस गेंद को
इस पानी के अंदर हम डालते हैं तो पानी के ये जो कण होंगे वो इसको चारों तरफ से दबाने का प्रयास करते हैं। अब चूँकि गेंद क्या है, एक निकाय है, गेंद को पानी में डाला गया है तो पानी क्या हो गया, गेंद के लिए बाह्य वातावरण का काम कर रहा है। तो यहाँ पानी के जो कण होंगे वे सभी पानी के कण जो इसके संपर्क में हैं वो इसकी सतह के ऊपर दबाव लगाते हैं, जिससे इस गेंद के आयतन में कमी होती है। अर्थात गेंद या इस निकाय की अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यह निकाय विलगित निकाय नहीं होगा। यदि हम इसको पानी में रखें और इसके आयतन या इसके आकार या इसकी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता तो वह निकाय क्या कहलाएगा, विलगित निकाय कहलाएगा। कि जैसे मान लीजिए पेन को बालों से घर्षण कराते हैं तो प्रक्रिया में आपके सूखे बाल होने चाहिए। यदि बाह्य वातावरण से बाल गीले कर दिए जाएं और फिर पेन को घर्षण कराया जाता है तो जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि कागज़ के टुकड़ों को चिपकाने की, तो वहाँ पर कागज़ के टुकड़े नहीं चिपकेंगे। अर्थात बाल और पेन का जो निकाय होगा वह विलगित नहीं होगा, क्योंकि उस निकाय के ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ा है। यहाँ प्रक्रिया किसकी हो रही है, विलगित निकाय की। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि विलगित निकाय क्या होता है। ऐसा निकाय जिसके ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं होता हो। निकाय का अर्थ आपको क्लियर ही है। प्रयोग के लिए जो जो वस्तुएं शामिल की जा रही हैं उन सभी का ग्रुप निकाय, लेकिन वो ग्रुप भी ऐसा हो कि उनके ऊपर किसी बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं होता हो, तो उस निकाय का टोटल आवेश प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद हमेशा बराबर होगा, यानी टोटल मान नियत रहेगा। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखते हैं इसका उदाहरण और उससे समझते हैं कि क्या वास्तव में आवेश एक संरक्षित राशि है अथवा नहीं। देखिए, घर्षण की प्रक्रिया का आपने पहले अध्ययन किया हुआ है। ढंग से समझिए पॉइंट को, बिल्कुल आराम से माइंड में एक बार बैठ जाएगा तो उसके बाद बाहर निकलने का चांस ही नहीं है। तो आप ढंग से समझिए और सिद्ध करते हैं कि यह संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षण नियम को समझने के लिए पहला उदाहरण लेते हैं हम घर्षण की क्रिया पर आधारित उदाहरण। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर लिया है एक कांच की छड़, जो कि उदाहरण को आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक लिया हमने यहाँ पर रेशम का कपड़ा, और यह उदाहरण आप पहले भी हल कर चुके हो और उस समय भी आपको बताया गया था आवेश संरक्षण नियम के बारे में। देखिए, हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, दो, कांच और रेशम। तो इन दोनों को मिला के एक निकाय बनेगा। तो हमारे पास जो निकाय बना उस निकाय में कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, यानी दो वस्तुओं से मिलकर एक निकाय का निर्माण हुआ है। अब हमारे को उस निकाय का टोटल आवेश ज्ञात करना है। तो अभी हमने यहाँ पर कोई घर्षण नहीं कराया, तो यहाँ पर हमारे पास में घर्षण से पूर्व की प्रक्रिया, घर्षण से पूर्व कांच में आवेश हैं, यानी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इस कांच का नेट आवेश कितना है, इसका नेट चार्ज जो होगा कांच का, वह नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से रेशम का नेट चार्ज कितना होगा, वह भी 0 होगा। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं का नेट चार्ज 0 है। तो दोनों का कंबाइंड करके यह पूरा निकाय बन गया। तो इन दोनों के निकाय का टोटल नेट चार्ज भी कितना होगा, वह भी 0 होगा, क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व इसका टोटल भी 0 है, इसका टोटल आवेश भी 0 है। तो दोनों का टोटल आवेश भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास में घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व नेट चार्ज कितना है, 0 है। यदि घर्षण कराने के बाद भी दोनों के कंबाइंड का नेट चार्ज 0 हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में नेट चार्ज कितना है, बराबर है। तो वहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का क्या हो रहा है, पालन। तो यह प्रक्रिया हो गई घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व। अब घर्षण के पश्चात
घर्षण के पश्चात की अगर हम कंडीशन की बात करें तो देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराया जाता है, मतलब दोनों को रगड़ा जाता है। तो अब हमारे पास जब इनको घर्षण कराएंगे तो वहाँ पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर पहुँचते हैं कहाँ पर, रेशम के कपड़े पर, विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम बल से आबंध होते, कांच से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और रेशम के कपड़े पर पहुँच जाते हैं। माना कि कांच से 5 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए कहाँ पर, रेशम के कपड़े पर, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही आवेश की मात्रा आएगी किसके ऊपर, कांच पर। अब इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है यहाँ पर कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का तात्पर्य हम क्या निकालते थे कि वस्तु धनावेशित हो चुकी है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने इलेक्ट्रॉन पहुँचे कहाँ पर, रेशम पर। तो जहाँ पर रेशम पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, वहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ कांच पर नेट आवेश की मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5। जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा टोटल, वह हो जाएगा कांच का नेट आवेश। तो यहाँ पर घर्षण के पश्चात 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर का आवेश आ जाएगा किसके ऊपर, कांच के ऊपर। तो इसको मैं दर्शा सकता हूँ 5e के द्वारा, 5e के द्वारा यानी प्लस 5e। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाली जो वस्तु है वहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी आई, -5e। यहाँ पर e जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसको आप आगे समझ लीजिए, आप थोड़ा सा यहीं पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी है, +5, और रेशम के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी है, -5। तो दोनों के निकाय का टोटल मान कितना होगा, तो निकाय का नेट चार्ज कितना होगा। और नेट चार्ज निकालने का तरीका आपको बताया है इससे पहले वाले गुणधर्म में, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी। तो उसके अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश हम कैसे ज्ञात करते हैं, जितने भी आवेश हमारे पास में हैं उन सब का बीजगणितीय योग करके हम टोटल मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर +5, दूसरा है -5, और चिन्ह सहित आप जोड़ दीजिए तो आपको टोटल मान मिल जाएगा, 5 - 5 = 0। अर्थात घर्षण के बाद इन दोनों के कंबाइंड का टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 0। और प्रक्रिया से पहले भी कितना था, 0। तो घर्षण की प्रक्रिया से पहले टोटल मान 0, घर्षण की प्रक्रिया के बाद भी टोटल मान 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम का प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में आवेश का मान क्या है, समान है। इसका मतलब वहाँ पर नेट आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो आवेश था वह बिल्कुल एक तरह से संरक्षित था, कोई परिवर्तन वहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि आवेश जो है वह एक संरक्षित राशि है, और इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। या इसी लैंग्वेज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेश एक संरक्षित राशि है। तो आप एक उदाहरण लेकर उसको सिद्ध कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है, वो आप इस प्रक्रिया से बता सकते हैं। इसको आपको लिखना भी है। सेकंड उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं आएंगे कि आप अनेक उदाहरण लेकर इसको समझाइए, कोई से भी एक उदाहरण से या तो वो उदाहरण का नाम आपको बता देगा या कोई सा एक उदाहरण लेकर आप इस राशि के बारे में समझा सकते हैं। हमारे पास अनेक उदाहरण हम लेके देख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं कि आवेश जो है वह एक संरक्षित राशि है, अर्थात जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं उस प्रक्रिया से पहले मान और प्रक्रिया के बाद में टोटल मान वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण और लेके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है जिसके अनुसार Na+ और Cl-
इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हमें मिलता है NaCl। तो अब हमारे पास जब दोनों अलग अलग थे तो उस स्थिति में तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया से पूर्व और एक लेंगे हम प्रक्रिया के पश्चात। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रही थी मिलने की, उस मिलने से पहले यहाँ पर क्या क्या आवेश हैं? तो प्रक्रिया से पूर्व कुल धनात्मक आवेश कितना है? कुल धनात्मक आवेश बराबर, तो यहाँ पर प्रक्रिया से पूर्व कुल धनात्मक आवेश तो +1 ही है, तो यहाँ पर धनावेश की मात्रा कितनी है? 1। कुल ऋणावेश कितना है? क्लोरीन ऋणावेशित है, तो यहाँ पर माइनस कितना है? 1, तो ऋणावेश भी कितना है? 1। तो Na+ और Cl- दोनों को मिला के क्या बनेगा? निकाय। तो इन दोनों के निकाय का टोटल आवेश, तो टोटल आवेश मैंने बताया था अलग अलग का बीजगणितीय योग। तो प्रक्रिया से पहले कुल आवेश, देखिए आप इसको बिल्कुल आराम से समझिए और उसके बाद टोटल कीजिए और उसके बाद आप इसको हल कीजिए। कुल आवेश प्लस का 1 चिन्ह सहित -1 बराबर 0, अर्थात Na+Cl- दोनों का कंबाइंड रूप से टोटल मान कितना हुआ? 0। प्रक्रिया के पश्चात जब दोनों अलग अलग थी उस समय दोनों का फाइनल 0 आया। जब दोनों कंबाइंड हो चुके हैं उस स्थिति में कुल धनावेश तो इस प्रक्रिया में कुल धनावेश 0, कोई प्लस नहीं है। कुल ऋणावेश कितना है? 0। NaCl पूरा कंबाइंड हो चुका है, तो कुल आवेश निकाय का अर्थात दोनों का कंबाइंड वह भी कितना? 0। तो प्रक्रिया के बाद टोटल 0, प्रक्रिया से पहले टोटल 0। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि प्रक्रिया से पूर्व नेट आवेश का मान, प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश का मान आपस में क्या होता है? समान होता है। यहाँ से भी यह सिद्ध होता है कि कुल आवेश का जो मान होता है वह हमेशा नियत रहता है या किसी वैल्यू के बराबर होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? नियतांक। और आवेश संरक्षण नियम के अनुसार सिग्मा Q बराबर नियतांक के बराबर होता है, इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यह देखा हमने उदाहरण नंबर 2, और अनेकों उदाहरण हैं हमारे जिसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है। अनेक नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें अल्फा कण का क्षय होता है, जिसका हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय वाले चैप्टर में, और वहाँ पर भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। बीटा क्षय उदाहरण देख लेते हैं वहाँ पर भी इसका, और वहाँ से भी सिद्ध हो जाएगा कि आवेश एक संरक्षित राशि है। तो एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं हम 3rd, और उसके द्वारा समझते हैं आवेश संरक्षण नियम। मान लीजिए प्रोटॉन है और प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। यह बीटा क्षय की प्रक्रियाएं होती हैं, और बीटा कण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, जिनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय वाले चैप्टर में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। तो इस प्रक्रिया में जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के साथ कुछ और कण भी वहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिनमें एक कण होता है E+ और साथ में एक कण उत्सर्जित होता है जिसको दर्शाते हैं न्यू से। तो यह प्रक्रियाएं न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पर आवेश संरक्षित रहता है अथवा नहीं, उसके लिए उदाहरण लिया है सिर्फ। तो यहाँ पर जो न्यू होता है, इस न्यू को बोला जाता है
न्यूट्रिनो कण, और यहाँ पर जो E प्लस होता है उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। और इस पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और साथ में एक कण और उत्सर्जित होता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रिनो। ध्यान रखना यहाँ पर न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है। इसी प्रकार से जब न्यूट्रॉन रूपांतरित होता है प्रोटॉन में तो उसके साथ कण उत्सर्जित होता है E- यानी इलेक्ट्रॉन, और एक कण होता है जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, जिसे दर्शाया जाता है न्यू बार से, एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ E- को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आवेश संरक्षित रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूपांतरित होने से पहले कण कौन सा है? प्रोटॉन। और प्रक्रिया से पहले प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। तो प्रक्रिया से पहले आवेश की मात्रा +1 है। प्रक्रिया के पश्चात न्यूट्रॉन उदासीन कण, न्यूट्रिनो उदासीन कण, E+ पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर E+ कितना प्लस है? 1। तो प्रक्रिया के पश्चात हमें धनावेशित कण प्राप्त हो रहा है और वह कितना है? पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पर जितना आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर मात्रा में होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव कण है, और पॉजिट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ प्रक्रिया से पहले एक धनावेश, प्रक्रिया के पश्चात एक धनावेश, आवेश की मात्रा समान, आवेश संरक्षित राशि है। सेकंड उदाहरण समझिए। न्यूट्रॉन प्रक्रिया से पहले कुल आवेश 0, प्रक्रिया के पश्चात प्रोटॉन +1, इलेक्ट्रॉन -1, एंटी न्यूट्रिनो 0। तो 0 +1 -1 0। तो प्रक्रिया से पहले टोटल आवेश 0, प्रक्रिया के पश्चात टोटल आवेश 0। सिद्ध होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। तो यहाँ पर ये प्रक्रियाओं में नए कण बने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवेश नया उत्पन्न नहीं हुआ है। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यह होता है आवेश संरक्षण नियम। तो यह थे हमारे पास में 5 गुणधर्मों का आज हमने अध्ययन किया। मेन एक गुणधर्म और है, और वो हमारे पास में है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात आवेश का क्वांटमीकरण, और उसे लेंगे हम पार्ट नंबर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।